नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वह आधिकारिक रूप से अभी यूरोप की यात्रा पर है और उन्होंने यूरोप की यात्रा के क्रम में फ्रांस, सर्बिया और हंगरी को चुना। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कि रसिया यूक्रेन युद्ध और उससे पहले कोविड, एक लंबे अरसे के बाद चीन के द्वारा यह किया गया यह आधिकारिक यात्रा है। लगभग 5 सालों के बाद कोई इतना बड़ा चीनी यानी कहा जाए कि राष्ट्राध्यक्ष यूरोप की यात्रा। यहां पर एक सोचने वाली बात है कि आखिर इन 3 देशों को क्यों चुना गया। इसमें सबसे बड़ी बात है फ्रांस। फ्रांस का नजरिया जो अमेरिका के प्रति है वह थोड़ा अलग है। यदि मैं नाटो के सभी मेंबर्स की बात करूं तो उसमें जो फ्रांस है वह इस बात को लेकर के चलता है कि हम पूरी तरह से अमेरिका पर आश्रित नहीं हो सकते हैं। वो यूरोप को अमेरिका की झोली में नहीं दे सकता है, ऐसा फ्रांस की सोच। और कहीं ना कहीं ये बात चीन और रसिया को भी पता है और इस कारण से वाजिब है कि फ्रांस की दौड़ किया जाए, फ्रांस की यात्रा की जाए चाइना की तरफ से। यहां पर यह बात ध्यान रखेंगे कि फ्रांस पूर्णतः अमेरिका विरोधी नहीं है, लेकिन आए दिन फ्रांस ये जरूर कहता है कि अमेरिका अपने हिसाब से यूरोप को नहीं चला सकता। फिर कहीं ना कहीं यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार फ्रांस की यह कोशिश रही है कि दोनों के बीच शांति डेवलप हो। फ्रांस ने बहुत कड़े शब्दों में ऐसा कुछ नहीं किया जो रसिया के लिए भी या कम्युनिस्ट ग्रुप के लिए बहुत बड़ा आघात। हाँ, लेकिन यह प्रयास जरूर किया है हमेशा कि दोनों के बीच दोस्ती है। खुल करके फ्रांस एकदम असलहा और बारूद के साथ, जैसा कि यूके और अदर कंट्रीज अमेरिका पहुंच गए, वैसा फ्रांस ने नहीं किया। तो यह एक बात थी। फिलहाल फ्रांस के दौरे के बाद जो अगला दौरा है सर्बिया, यह अभी चर्चा में, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि 1999 के नाटो की बमबारी की बरसी पर शी जिन पहुंच रहे हैं सर्बिया। हुआ क्या था कि 1999 में चीनी दूतावास पर बिल क्लिंटन उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और उनकी अगुवाई में नाटो ने वहां पर बमबारी की। बहुत सारे चीनी लोग घायल हुए, जिसमें से 3 की मृत्यु भी हो गई। और यह सीधा जवाब था है अमेरिका को, जब सर्बिया की धरती पर चाइना वहां प्रेजेंस हो रहा है, उसी बरसी के दिन में उसने चुना। यानी सर्बिया की तरफ से भी साफ एक ढंग से कहा जाए बता दिया गया कि वह अमेरिका परस्त नहीं है। उसकी जो डिप्लोमेसी है और उसका जो राजनीति है वो अमेरिका के अंडर में नहीं आता है। वह एक सोवरेन कंट्री है और अपने हिसाब से वह डिसीजन ले सकता है। 8 मई आज ही की खबर है। बेलग्रेड, जैसा कि आपको पता है, सर्बिया की राजधानी है और वहां का जो हवाई अड्डा है जिसका नाम है निकोला टेस्ला हवाई अड्डा, बेलग्रेड में पड़ता है, वहीं पर शी उतरे। शी अपने पत्नी के साथ वहां पहुंचे। पत्नी पैंग ल्यूयान उनकी वाइफ है, और स्वागत करने के लिए कोई और नहीं, सर्बिया के सबसे प्रमुख जो राष्ट्रीय नेता है यानी उनके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक और उनकी पत्नी तमारा वुसिक, वो दोनों वहां प्रेजेंट थी। यानी कि बहुत वार्म वेलकम किया गया। अमेरिका को शायद इतनी उम्मीद नहीं थी। यहां पर आप सर्बिया के बारे में भी 2-3 बातें जानें। वो यह है कि सर्बिया जो आप इलाका देख रहे हैं, ये जो पूरा आपको रंगीन इलाका दिख रहा है, मैं दिखा दूं आपको एक बात कि ये 1 नंबर स्लोवेनिया जिसकी राजधानी लुजुम जाना है। दूसरा क्रोएशिया जिसकी राजधानी जाग्रेब है। तीसरा बोस्नो हर्जोगोविना जिसकी राजधानी साराजेव है। चौथा मोंटेनेग्रो। पांचवा कोसोवो जिसकी राजधानी प्रिस्टिना है। छठा मेडिसोनिया जिसकी राजधानी स्कोप्जे है। और छठा सर्बिया जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। यह सर्बिया का एक स्वायत्त प्रांत है, वोजोवडिना, लेकिन यह सर्बिया में आता है।
ये 6 देश जो आपको दिख रहे हैं, ये कभी देश नहीं थे। यहां पर इस सारे देशों को मिला करके एक बड़ा देश हुआ करता था, यूगोस्लाविया। 1992 तक यूगोस्लाविया ही एक देश है धीरे, और उसकी राजधानी कौन सी थी? यूगोस्लाविया की बेलग्रेड ही थी। आपको पता होगा जब नेम की स्थापना हुई थी, नाम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब आया था, जिसमें नेहरू ने प्रमुख भूमिका अदा की थी, उसमें यूगोस्लाविया के भी राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन 1992 के बाद यूगोस्लाविया धीरे धीरे टूटता चला गया और आज 6 देश उसकी जगह पर हो गया। यहां पर आपको यह बात जरूर ध्यान देना है, यूगोस्लाविया की राजधानी भी बेलग्रेड है, और सर्बिया जो उसका उत्तराधिकारी है 6 में से एक देश, उसकी राजधानी भी बेलग्रेड। बेलग्रेड वही जगह है जहां पर नेम का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। सर्बिया से आने से पहले इनकी पहली विजिट फ्रांस में हुई, और जहां पर इमैनुअल मैक्रोन ने एक लंबी वार्ता की। वार्ता के दौरान यूरोपियन कमीशन के जो हेड है उर्सुला वॉन जो हेड है वह भी थी, और उन्होंने एक बात कहा कि थोड़ा ज्यादा ट्रेड बैलेंस हो यूरोप के साथ चाइना का, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यूक्रेन वॉर को भी जोड़ दिया। खासकर उर्सुला ने इस बात को कहा कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रसिया यूक्रेन वॉर को, क्योंकि आप रसिया के साथ ट्रेड अच्छा से बनाकर रखे हुए हैं और रसिया के उस पैसे का उपयोग यूक्रेन में कर रहा है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस बात से चाइना को, लेकिन शायद चाइना को यह उम्मीद नहीं थी। यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, यूगोस्लाविया जो देश था उसी में टूट करके सर्बिया बना। 1918 से लेकर 1992 तक यूगोस्लाविया एग्जिस्ट किया, उसके बाद यूगोस्लाविया टूट गया। यहां पर आप इस बात को भी जान लें कि नवंबर 1945 की बात है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूगोस्लाविया में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुआ और लगातार चलता रहा। इसलिए जितने भी उत्तराधिकारी हैं उसके, जो यूगोस्लाविया के 6 देश उत्तराधिकारी बने, वहां पर कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा थोड़ा प्रबल है, और यह भी वो कारण है कि चाइना उसको चुना, इन देशों में से एक को चुना। यहां पर और भी कुछ बातें जानने योग्य है, जरा देख लीजिए। बेलग्रेड की बात है, 7 मई को, कल की शाम को मिग 19 जेट विमान से कड़ी सुरक्षा में सर्बिया पहुंचे, और दिन भी कौन चूज किया, जिस दिन चीन का दूतावास पर नाटो ने बमबारी की थी, उसकी 25वीं बरसी के मौके पर पहुंचे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फ्रांस के बाद यह उनकी दूसरी यात्रा थी दूसरे यूरोपीय देश में। यहां पर आप यह भी जान लें कि सर्बिया में, जिसे बाल्कन में चीन के सबसे महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा जाता है, चीन ने यहां पर अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है, और संभावित है कि आगे और भी सौदा हो। जैसा कि मैंने कहा कि ये देश चीन की ओर या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की ओर ज्यादा झुके हुए हैं, तो यहां पर शुरू से बाल्कन देश में, एक तरह से कहा जाए जितने भी बाल्कन कंट्रीज हैं उसमें एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में सर्बिया रहा है। कई अरबों डॉलर का निवेश हो चुका है। और यहां पर मैंने एक बात कहा आपको, बाल्कन, तो आप ध्यान रखेंगे कि बाल्कन देश में, जो बाल्कन देश है उसमें ये जो 6 देश आपने मैंने बोला वह तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ और देश भी ऐड हो जाते हैं, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, ध्यान रखेंगे आप, बाल्कन देश में आता है, रोमानिया भी आता है और बुल्गारिया भी आता है, हंगरी भी आता है और ग्रीस भी आता है। ये सभी देश, ये 6 देश के साथ ये रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और हंगरी, ये भी बाल्कन देश में आते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जरूर नाम याद रखें कि सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, उन्होंने बेलग्रेड के हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया और बहुत अच्छा वेलकम किया गया। नित्य संगीत कार्यक्रम वहां पर था। दोनों तरफ जो झंडे लगाए गए पूरे रोड पर, और ऐसा माना जा सकता है कि दशकों के बाद सर्बिया में कम से कम इतनी बड़ी जोरों खरोश से किसी
मेहमान की स्वागत किया गया है, वो भी चाइना की तरफ से लगभग 400 से भी ज्यादा सदस्य वहां पहुंचे हुए हैं, जो हजारों पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में है। और जैसा कि मैंने कहा कि सड़कें खुद ब खुद बयान कर रही है कि स्वागत किस ढंग से किया गया। यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो 25वीं वर्षगांठ थी, नाटो के सैनिकों ने 7 मई 1999 को हमला किया था, जिसमें 20 चीनी नागरिक घायल हुए, जिसमें 3 तो मृत्यु हुई। बहुत आक्रोश चाइना में हुआ, चाइना का कोई लेना देना था नहीं इससे, लेकिन बाद में बिल क्लिंटन ने इसके लिए माफी मांगी थी। यहां पर एक बात ध्यान देना होगा कि सर्बिया की एक अखबार है पॉलिटिका, उसमें बाकायदा सी ने एक बात कहा, बहुत ही अच्छा बात था और एक कड़ा संदेश भी था। कड़ा संदेश यह था कि चीन लोग शांति की सराहना करते हैं, लेकिन कभी भी ऐतिहासिक त्रासदी की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। यानी कि अमेरिका को सीधे बोल दिया गया जो बोलना था, ठीक है हम लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन जो त्रासदी 1999 की थी उसकी कभी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। यहां पर जो मैंने बात कहा पॉलिटिका, यह एक सर्बिया का अखबार है और यह बाकायदा जो है 1904 से प्रकाशित हो रहा है। चीन जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इससे पहले भी सर्बिया की यात्रा कर चुके हैं। ध्यान रखेंगे 2016 में वो बेलग्रेड पहुंचे थे और उसमें बहुत सारे रणनीतिक हस्ताक्षर, मतलब कि रणनीतिक चीजों पर हस्ताक्षर हुए थे दोनों देशों के बीच में। फिर इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि पिछले साल यानी कि 2023 में सर्बिया के जो राष्ट्रपति हैं वुशेक, वो बीजिंग गए थे और लगभग 18 समझौतों पर दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल है और जो जुलाई से चालू होने की उम्मीद है, इस साल जुलाई से चालू हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि सर्बिया एक इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। यहां पर कुछ और बातें समझ लें कि जो चीन की सबसे महत्वाकांक्षी जो पहल है वन बेल्ट वन रोड, उसका बहुत बड़ा समर्थक है कौन? सर्बिया। और चीन को इंट्रेंस चाहिए किसमें? यूरोप में। और ये चीन चाहेगा कि अभी हाल ही में आपको पता है कि इटली वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की बात कह दिया, लेकिन सर्बिया इसका बहुत बड़ा समर्थक है। वैसे भी वाजिब बात है कि सर्बिया में चाहे सड़क, खदानें हो, कारखाने हो, सड़कें हो या पुल हो या कोई और सुविधा हो, इसमें अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है चाइना ने। तो एक तरह से कहा जाए आइडियोलॉजी तो मैच करती ही है, लेकिन साथ ही साथ चीन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है सर्बिया में, इसलिए भी सर्बिया का झुकाव बहुत ज्यादा है चाइना के प्रति। चीन इसके बाद यानी कि शी जिनपिंग पहले फ्रांस पहुंचे, फिर उसके बाद सर्बिया, अब ये इसके बाद हंगरी जाएंगे। और हंगरी और बीजिंग के बीच में यदि कहा जाए तो संबंध बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हंगरी जो है पहला मेंबर था यूरोपियन यूनियन का जिसने चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पर मोहर लगाई थी। और एक ढंग से कहा जाए कि चीन हंगरी को एक ढंग से गेटवे के रूप में देखता है, एक द्वार के रूप में देखता है यूरोप में घुसने का, यानी सर्बिया से भी पहले। सर्बिया समर्थक है, लेकिन हंगरी वो पहला है जिसने वन बेल्ट वन रोड यूरोपियन यूनियन का देश होते हुए भी उसमें शामिल हुआ। तो आपने देखा कि किस ढंग से चीन जो है धीरे धीरे यूरोप में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। जो एक कहा जाए एक खटास यूक्रेन युद्ध के बाद बढ़ चुकी है यूरोप में चीन के प्रति, उसको बैलेंस करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। चीन ने लगभग उन्हीं देशों को चुना जो थोड़े बहुत न्यूट्रल है, लेकिन वाजिब है कि इसका प्रभाव अमेरिका पर पड़ेगा। हाँ, भारत भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आज के तारीख में फ्रांस और भारत के बीच में बहुत अच्छी रणनीतिक साझेदारी चल रही है। आपको पता होगा कि भारत और फ्रांस के बीच में कई प्रकार के युद्ध अभ्यास चल रहे हैं। भारत और फ्रांस जो है डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। राफेल हमारा वहीं से है, मिराज हमारा वहीं से है, लेकिन फिर भी सब देश की अपनी सोवेरिटी है, सबको अपना अधिकार है कि वह किसके साथ रिलेशन डेवलप करे और कितने दूर तक जाए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।